हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 8 से सिविक्स की बुक से चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलता हूँ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर कि भाई मैंने लास्ट 1 वीक से कोई वीडियो नहीं डाला। कुछ बच्चों के रेगुलर मैसेज थे मेरे को ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर, पर्सनली मैसेज आए थे कि सर वीडियो डालो, सर सिविक्स के चैप्टर्स नहीं आए, सर सिविक्स के चैप्टर्स नहीं आए। बट मैंने उन सबको पर्सनली रिप्लाई दिया था कि मैं कुछ ट्रैवलिंग में था, मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा था, जिसके कारण कुछ शेड्यूल से हट के कुछ इमरजेंसी काम आ चुका था, इस एक रीज़न से कारण मेरे पास वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था। दूसरी चीज़ कि वीडियो कुछ चीज़ें थी ऐसी जो वीडियो बन चुके थे बट कुछ डिफ़ॉल्ट हो चुका था, फिर कह सकते हो कुछ इश्यूज़ था उन वीडियोस के अंदर, जिससे कि पूरी की पूरी वो प्लेलिस्ट मेरे को हटानी पड़ी। सिविक्स के वीडियो ऑलरेडी पहले ही अपलोड हो चुके थे, बट उसमें जब मैंने उसको रीचेकआउट किया, जब उसको मैं एनालिसिस किया, जब उसको चेक किया था, तो मेरे को दिखा कि उसमें बहुत चीज़ें ऐसी थी कि जो मैंने आपको बताना भूल चुका हूँ या फिर मैंने आपको बताई है बट ऐसे कंटेंट के रूप में वो चीज़ प्रिफरेबल नहीं थी। तो मैंने उन प्लेलिस्ट को पूरा उड़ा दिया था, डिलीट कर दिया था। ये नई प्लेलिस्ट आ रही है, इसलिए लेट हो रही है। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा कि आपको कोई ब्रेक्स ना मिले, या फिर जब ब्रेक लूँ तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूँ कि भाई 1 वीक तक वीडियोस नहीं आएंगी, जिससे कि आप लोग भी ब्रेक ले सको। तो आज चलो आप शुरू करते हैं। आपसे रेगुलर वीडियो रहेंगे, तो आप शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात, हर एक देश को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। अगर किसी देश को अगर लॉ ऑर्डर के अंदर मेंटेन रख के उसके पूरे के पूरे तंत्र को, मतलब प्रेसिडेंट कैसे काम करेगा वहाँ से लेके गांव का सरपंच कैसे काम करेगा, अगर आपको वो चाहिए ना, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अगर आपके पास ये बुक नहीं है ना, तो आप क्या देश बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल पाएगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर आंसर है। ओके। दूसरी चीज़ कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक अमेंडमेंट या हर एक लॉ या हर एक चीज़ जो उसके अंदर पर्टिकुलरली एक्ट के रूप में लिखी है कि एक्ट नंबर 1, एक्ट नंबर 2, हर एक चीज़ वो बेसिकली नोटिफाई करती है या फिर दिखाती है कि इस देश के अंदर किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किस तरीके का पूरा इलेक्टोरल बॉडी, या कह लो कि स्टार्टिंग से लेके नीचे तक, मतलब वो हायर अथॉरिटीज़ है वहाँ से लेके जो लोअर अथॉरिटी तक है, वो सब किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। क्लियर? उसके पहले हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री के लिए। अब इंडियन हिस्ट्री में जाके हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ना कुछ हिस्ट्री रही होगी, राइट। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताता हूँ कि हर एक चीज़ के पीछे का इतिहास पढ़ लो, तो आपको उसके आज का होने वाली बेसिक आइडिया आपको आ जाएगा कि हाँ भाई क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बना था कब? 1946 के आसपास के दिसंबर महीने के आसपास में उसको फॉर्म कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन चुकी थी, उसके अंदर 300 मेंबर्स थे, 1946 के अंदर बने था। एक और चीज़ थी कि उसके टेम्पररी, याद रखना, उसके टेम्पररी जो हेड थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कहा था, उनकी उस पूरी टीम को दिसंबर 1946 में बनाया गया। उसके अंदर 300 मेंबर्स थे। उन 300 मेंबर्स का एक टेम्पररी, कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो उस टाइम पे लीड कर सके, राइट। क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन हमको बनाने के लिए हमको एक टीम चाहिए थी। तो हमने एक टीम रेडी की जिसके अंदर 300 मेंबर्स थे। उन 300 मेंबर्स का टेम्पररी कोई अध्यक्ष था या फिर टेम्पररी हेड था, तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? ओके। बात करते हैं कि उसको बनने में कितना टाइम लगा। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months 18 days टू क्रिएट और कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसको हमने अडॉप्ट कब किया? उसको हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949, ठीक है। अडॉप्ट मीन्स कि उस दिन वो बन के रेडी हो चुका था। क्लियर? उस दिन वो बन के रेडी हो चुका था, बट फोर्स में कब आया? तो 26 जनवरी 1950 में। अब ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे आके कि लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आता कि 26 जनवरी को जब बन चुका था तो हम लोगों ने उसी दिन इसको फोर्स में क्यों नहीं ला के रख दिया। अब देखो उसके पीछे का इतिहास है ना, बहुत पीछे चलते हैं। पीछे चलते हम लोग लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन क्यों? कि 26 जनवरी 1930 का टाइम था, ठीक है। वहाँ पे लखनऊ अधिवेशन के टाइम पे सबसे पहले हम लोग अपने आप को, अपने देश को सबसे पहले
एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करते हैं। एक फ्रीडम फाइटर्स के रूप में, एक स्ट्रगल्स के रूप में हम हमारे देश को ऐसे स्ट्रगल्स के रूप में हम साबित करते हैं कि हम अब इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो पहली बार हमने उसको पूर्ण स्वराज का आंदोलन छेड़ दिया। वहाँ से हमने बोल दिया कि हम लोगों अब हम किसी के अंडर नहीं है, अब ना हम ब्रिटिश के अंडर है, ना हम यूरोपियन कंट्रीज के अंडर है, हम किसी के अंडर नहीं है। अब हमारा हिंदुस्तान होगा, हिंदुस्तान के अंदर हमारे लोग होंगे जो हमारे तरीके से, और हमारा पूरा सिविलाइजेशन हमारे तरीके से चलेगा। हमने डिक्लेयर कर दिया, सब कुछ सही हो चुका था। अब वहाँ से लेके 1930 से लेके आज़ादी तक 1947 तक हम लोग हर साल एक दिवस बनाते थे, जिसको हम कहते थे कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम उसको डिक्लेयर करते थे, राइट। हम लोगों ने ये नहीं कहा था कि इंडिपेंडेंट डे है, हम क्या करते थे, हम एक दिन बनाते, लाहौर अधिवेशन के रूप में हम एक दिन सेलिब्रेट करते, जिसको हम लाहौर अधिवेशन कहते हैं। कि पहली बार किसी ने, या फिर किसी एक पार्टी ने, या फिर कह लो किसी एक पूरे के पूरे ग्रुप ने एक साथ मिलके अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, राइट। तो उसके खुशी के रूप में हम लोग 26 जनवरी 1930 से लेकर 1947 तक हम लोग रेगुलरली उसको एंजॉय, या फिर उसको रेगुलरली हम उसको बनाते आ रहे थे। अब हो ये रहा था, अब होता ये है कि अगर हम लोग उस चीज़ को उसमें रखते, इंडिपेंडेंस के रूप के साथ उसको इंक्लूड करना चाहते, तो हमारे को 15 अगस्त तक का टाइम मिलता। हमको 15 अगस्त तक पूरा लंबा खींचना पड़ता। मतलब अगर नवंबर महीने में ऑलरेडी आपके पास एक अमेंडमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है, उसको अगर आप फोर्स में नहीं लाते हो, तो उसकी क्या गारंटी है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर भारत देश के अंदर क्या क्या सिचुएशन चेंज हो जाए, और आपको फोर्स में लाने से पहले आपको बहुत सारे चेंज और भी करने पड़ जाए। क्या पता कि देश में से कोई ऐसा टुकड़ा हो जो अलग होकर निकल जाए, राइट। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसमें दी हुई थी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अमेंडमेंट 1 से लेकर 4 के बीच में हर चीज़ आ जाती है कि डिवाइडेशन किस तरीके से हो सकता है, कौन सा स्टेट किसके साथ रह सकता है, कौन सा स्टेट को अलग होने के लिए किसकी परमिशन चाहिए, लैंग्वेज कितनी होंगी, ये सारा कुछ आपका 1 से लेकर 4 के बीच में दे रखा है, क्लियर। तो अब वो सब इंफॉर्मेशन आए, उसको इम्प्लीमेंट करवाना वो बहुत लंबा प्रोसेस था। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि जो लाहौर अधिवेशन की जो तारीख थी ना 26 जनवरी 1930 वाली, उस डेट को हम लोग कन्वर्ट कर डालते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में, राइट। इसलिए आज भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को ऐसे गणतंत्र दिवस या संविधानक दिवस के रूप में हम लोग कहीं ना कहीं हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट। अब देखो बहुत चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि मैंने आपको एक वर्ड बोला कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब देखो भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन डे हम किसी और एक दिन को मैच करके भी बनाते हैं, और कुछ लोग इसके अंदर भी बनाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से समझते हो, पर आपको इतना ही समझ में आना चाहिए, इतना बेसिक आइडिया आना चाहिए अभी के लिए, कि आपको इतना याद रखना है कि 26 जनवरी के पीछे का इतिहास इतना है कि लाहौर अधिवेशन उस दिन ख़त्म हुआ था, और उस दिन हम लोगों ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। इसलिए उस डेट का महत्व रखने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को उसी दिन अपनाया, जिससे कि वो दिन और ये दिन दोनों का दोनों मैच हो गया। वरना होता ये कि एक ही देश के अंदर हम लोगों को 2-3 चीज़ें अलग अलग टाइम पे सेलिब्रेट करनी पड़ती, और वो इंडिविजुअली अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, राइट। क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने उसको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, हम उसी दिन को बाद में फिर से री सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में, फिर हम लोग री सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। तो समझ लो 3 चीज़ें एक ही कैलेंडर के अंदर हम लोग तीनों चीज़ों को अलग अलग टाइम पे सेलिब्रेट करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा टिपिकल और कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़, या फिर कह लो कि इतनी कन्फ्यूजिंग चीज़ हो जाती है ना कि पब्लिक को समझ में नहीं आता कि किस डे को किस रूप में एंजॉय करना है। इसलिए उस टाइम पे लोगों ने सोचा कि इस चीज़ को करने चाहिए 2 महीने, चाहे ऐसे कैसा हो जाए, पर 2 महीने बाद रखते हैं, जिससे कि परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट चीज़ें एनालिसिस हो जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 के दिन हमने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में ला के अपना लिया, क्लियर। ओके, कुछ मेन फीचर्स हैं, कौन कौन से हैं। तो फेडरलिज्म हमारे यहाँ पे है, पार्लियामेंट फोर्स एज गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट किस तरीके से पार्लियामेंट्री वर्कआउट करेगी, सेपरेट पावर्स रखी हैं, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पावर्स हैं, स्टेट्स और सेंट्रलाइजेशन पावर्स को डिफरेंशिएट रखा गया है। फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हमको दिए हुए हैं। इंडिपेंडेंस जुडिशरी, हम आपको जब कोर्ट्स के बारे में पढ़ाऊंगा, जब आपको क्लास 8 की 5th चैप्टर में पढ़ाऊंगा जुडिशरी, तो आपको बताऊंगा कि जुडिशरी किस तरीके से काम करती है। फिर सेक्युलरिज्म, कि भाई सारे धर्म अलग अलग रहेंगे, किसी धर्म का एक तरीके से आप खींच सकते नहीं हो, राइट, उस तरीके से। अब आती बात कि कौन कितने टाइप के फंडामेंटल्स हैं। तो फंडामेंटल कुछ 6 टाइप के फंडामेंटल्स हैं, आपको नीचे दिए हुए मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ कि कोई भी
कोई भी सेकुलर स्टेट किसी भी एक रिलीजन को, पर्टिकुलर एक रिलीजन को लेके प्रमोट नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात क्लियर रखना, क्योंकि वो चीज़ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन फॉर्म में लिखी हुई है कि हम लोग किसी भी एक स्टेट या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके हम लोग प्रमोट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ओके। दूसरी चीज़ कि जितनी भी चीज़ें आपको आज तक जानने को मिली होंगी, उनमें से एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली मोनार्की को सपोर्ट नहीं करता है, हम लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, राइट। मोनार्की उसको कहते हैं जिसको हम कहते हैं कि प्रिंसली रजवाड़े एक से एक गादी जाते हैं, मतलब कि अगर आज मैं राजा हूँ तो मेरा ही बेटा राजा बनेगा, ये उसे कहते हैं मोनार्की। डेमोक्रेसी किसे कहेंगे कि मेरे बेटे में दम होगा तो पब्लिक उसको इलेक्ट करके लाएगी, वो इलेक्ट खुद को इलेक्ट करवा पाएगा, उतना पोटेंशियल उसमें होगा तो वो इंसान उस लायक बनेगा, तो तब जाके वो इलेक्शन में रेडी होगा और तब वो जीतेगा, इसे कहेंगे हम लोग डेमोक्रेसी। क्लियर? तो मोनार्की और डेमोक्रेसी में डिफरेंस है। हम लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए हम लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, मोनार्की हमारे वो नहीं करते हैं। अब आपको मुझे कमेंट में बताना है कि मोनार्की सिस्टम आज भी किस देश के अंदर चलता है। अब बहुत ईजी आंसर होना चाहिए, आपको आना चाहिए ये चीज़। दूसरी चीज़ है कि द कंट्री ऑफ नेपाल, देखो द कंट्री नेपाल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑर्डर्स टू यूज ए न्यू डेमोक्रेसी सोसाइटी विच द पीपल हैज़ बीन स्ट्रगल फ्रॉम द लॉन्ग पीरियड। सिंपल सी बात है, किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है, जिससे कि उस देश को एक इजीली स्मूथली आप रन कर सकते हो, राइट। अगर आपके पास जितना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके पास चाहे शॉर्ट में हो पर आपके पास इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि वो आपके देश के लिए परफेक्ट हो। यूएस का सबसे कह सकते हैं ना कि ओरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हम उसको, कि यूएस का सबसे ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है, पर वो इजीली फॉर्म में लिखा हुआ है। इंडिया का लॉन्गेस्ट फॉर्म में है, राइट। हैंड रिटन लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बट उसको हमने डिटेल्स में लिख दिया, हमने पंचायत को लेके राष्ट्र के देश के प्रधानमंत्री से लेके प्रेसिडेंट तक हमने हर एक बात को इंडिविजुअली डिफाइन करके लिखा है कि आर्टिकल नंबर 21 में या फिर आर्टिकल नंबर 51 में, आर्टिकल नंबर 52 में कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट करेगी, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट क्या क्या करेंगे, वो सब उन्होंने लिख दिया है। समझ रहे हो? इस तरीके से, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत लंबा है। क्लियर? आगे बात करते हैं कि इस देश के अंदर आपको एक चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है, वो है आपके फंडामेंटल राइट। अब आपको फंडामेंटल राइट बताता हूँ कि आपके कौन से 6 प्रकार के कौन से फंडामेंटल राइट्स है, बाकी सबको आपको रीड करना ही करना है। आपके ये फंडामेंटल राइट्स है, पहला है आपका राइट टू इक्वालिटी, आपको सबके साथ रहना है। राइट टू फ्रीडम, आप घूम सकते हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आप किसी के सामने जाति धर्म को उन सब के नाम पर लड़ सकते नहीं हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आप किसी भी धर्म के साथ रह सकते हो, राइट। आगे है कल्चर एजुकेशन राइट्स, आप अपने कल्चर्स को लेके, आप अपने समाज की एजुकेटिंग स्कूल्स को लेके आप अपने आप से उनको प्रमोट कर सकते हो, चला सकते हो। अपने आप भी अपने एरिया को छोड़ के आप अपने किसी भी देश के, आप सपोज कि आप इंडिया में रहते हो, सपोज आप इंडिया में रहते होंगे भी, तो मैं बोला आप किसी स्टेट में रहते हो, उस स्टेट के अंदर आप अपने ज़िले के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हो कि आपके पर्टिकुलर उस ज़िले के अंदर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की एक अलग से स्कूल्स चलती होंगी, राइट। मैं बोलूँ तो जैसे कि मुस्लिम स्कूल्स चलती हैं, ठीक है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ मुस्लिम लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, राइट। कुछ की जेन्स की स्कूल्स चलती हैं, राइट। तो पर्टिकुलर वो ऐसा नहीं कि वो अपने रिलीजन को लेकर सपोर्टिव है, नहीं, वो लोगों को राइट्स दिए हैं कि वो अपने स्कूल्स को, अपने कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए वो लोग कर सकते हैं, बट कुछ क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं कि उनको क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो एक अलग डिपार्टमेंट है। क्लियर? आगे बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत चीज़ें कहीं ना कहीं आपको चेंजेस करनी पड़ती है, कभी कभार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपके अगेंस्ट में हो, या आपको नहीं समझ में आ रही हो, या आपको लगता है कि आप सही हो पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप गलत हो, राइट। तो बहुत चीज़ें आपको इनडायरेक्टली कभी ना कभी चेंज करनी पड़ती है। आगे बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर देयर द प्रिजन ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज आर इमर्ज टू अ ग्रेट सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एक और चीज़ बात है कि हर एक चीज़ स्टेट फॉर्म या फिर कह लो कि DPSP
डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज DPSP हम उसको कहते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप डिटेल्स में पढ़ेंगे आपको बताऊंगा। बट एक चीज़ है कि फंडामेंटल राइट्स आपके स्टेट पॉलिसीज या फिर ह्यूमन राइट्स को लेके या फिर किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो उसको एक हक देता है इस देश के अंदर रहने का, इस देश के अंदर उसको सांस भी लेनी है ना, तो उसका हक उसको ये 6 फंडामेंटल राइट्स उसको कहीं ना कहीं सब चीज़ें दे देते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में रीड करने वाले हैं, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में आपको इनके बारे में बहुत चीज़ें डिटेल में जानने को मिलेंगी। तो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपको इसको याद किस तरीके से करना है, ठीक है। ओके, बाकी पूरा चैप्टर में यही था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दी। बाकी आपको पता ही है कि आपको सब कुछ जितनी चीज़ें ऊपर नीचे दी होती हैं, ये ब्लैक वाली चीज़ें दी होती हैं, वो सबको रीड आउट करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, चाहे आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, PDF को डाउनलोड करो। और PDF को डाउनलोड करने के बाद आपको एक चीज़ करनी है कि आप जब चैप्टर को रीड कर लो ना, नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं उसका ट्रिक बताता हूँ। कि जब उस नोट्स को प्रिपेयर कर लिया आपने, जब चैप्टर को आपने रीड कर लिया, अब आपको लगता है कि आपने वीडियो भी देख लिया, अब आपको कोई डाउट्स नहीं है, तो क्या करना है, इस PDF की प्रिंट निकालनी है और उस प्रिंट को आपको फोल्ड करके अपने चैप्टर नंबर 1 पे स्टिच कर देना है। क्लियर? आपकी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 होगा, वहाँ पे आपको स्टिच कर देना है। होगा क्या कि जब भी आप फिर से अपनी नेक्स्ट टाइम बुक को ओपन करोगे ना, क्योंकि आपको नहीं पता है क्या, अगर हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं बोला अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, हो सकता है कि इन फ्यूचर जब आपके पेरेंट्स आपको बोले कि जब तू जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर, तब आपको ये चीज़ इतनी बेनिफिशियल होगी कि जब आपको उस टाइम पे अपना टाइम कंज्यूम किसी और चीज़ में नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा और आप स्मार्ट वर्क कर पाओगे। क्लियर? तो ये कुछ आप इस तरीके से स्मार्टली मेहनत कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।